हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर नागेंद्र और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि किस प्रकार की है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, आप सभी का मैंने पिछले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि किस प्रकार की है, इस बारे में बताया था। और आज के वीडियो में हम डॉक्टर नागेंद्र के बारे में जानेंगे कि उन्होंने आलोचना संबंधी अपने विचार किस प्रकार के रखे हैं, आलोचना के संबंध में उन्होंने अपने क्या क्या विचार प्रकट किए हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर पूछा जाता है। स्पेशली बात करूं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें आपका ये टॉपिक दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको उनकी आलोचनात्मक दृष्टि पढ़नी है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम डॉक्टर नागेंद्र संबंधी आलोचनात्मक चीज़ें पढ़ते हैं कि उन्होंने इस संबंध में अपने क्या क्या मत प्रकट किए हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रसवादी, तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न भी मैं साथ साथ बताती हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कि डॉक्टर नागेंद्र जो है किस प्रकार के आलोचक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये रसवादी आलोचक है। ठीक है, तो रसवादी आलोचक के रूप में डॉक्टर नागेंद्र चिर प्रतिष्ठित है। उनका दृढ़ विश्वास है कि काव्य का शाश्वत प्रतिमान रस ही हो सकता है। तो इन्होंने किस चीज को बढ़ावा दिया? रस को। तो ये रसवादी आलोचक है। उनकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचनाएं इसी विश्वास को प्रमाणित कर देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख रचनाएं भी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर नागेंद्र को पढ़ रहे हैं तो उनकी जो कृतियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी रचनाएं हैं रस सिद्धांत, काव्य बिंब, आलोचक की आस्था, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, मिथक और साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, काव्य चिंतन, आस्था के चरण, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, ये साकेत है। ये साकेत एक अध्ययन, सिया राम शरण गुप्त प्रसाद और कामायनी अध्ययन के प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, राम, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राम की शक्ति पूजा, मूल्यांकन का प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, आधुनिक नाटक आदि। तो इन्होंने इस संबंध में जो है अपनी आलोचनात्मक रचनाएं रची है। तो ये उनकी रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक रचनाएं लगभग 60 साल की निरंतर साहित्य साधना की उपज है। इस लंबे अंतराल में उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य का विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन करके अपने सुचिंतन एवं मौलिक विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो इन्होंने जो है पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन किया है। देखिए, कोई भी चीज या किसी भी चीज के बारे में व्यक्ति तब बता सकता है जब उसके बारे में उसने जाना हो, पढ़ा हो, समझा हो। तो इन्होंने भी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ा, उस पर चिंतन मनन किया और फिर जो है उस पर अपनी बातें रखी हैं। वे साहित्य को निश्चल आत्म अभिव्यक्ति का पर्याय मानते हैं। उनके अनुसार काव्यगत सभी भाव साधारणीकृत होते हैं। तो इन्होंने जो है साधारणीकरण की बात भी बताई है, विशिष्ट नहीं, क्योंकि जिस भाव की अनुभूति कवि के लिए संभव है वह सहृदय के लिए भी संभव है। इसलिए साहित्य आलोचन में कवि के व्यक्तित्व विश्लेषण को वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन्होंने जो है कवि के व्यक्तित्व विश्लेषण को महत्वपूर्ण माना है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का, खासकर फ्रायड के सिद्धांतों का सहारा लेकर वे आलोचना कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नागेंद्र को सैद्धांतिक समीक्षा का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनको सैद्धांतिक समीक्षा का जनक कहा जाता है। हिंदी आलोचना में इनका पदार्पण उत्तर छायावादी युग में होता है। तो इनका समय कब था? उत्तर छायावादी युग, जब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव आलोचना के क्षेत्र में कम होने
लगा था। डॉक्टर नगेंद्र अपनी आलोचना का आरंभ पारंपरिक आलोचना से किया था, लेकिन धीरे धीरे सैद्धांतिक आलोचना की तरफ मुड़ते चले गए। उत्तर छायावादी युग में साहित्य को जिस त्रयों ने स्वच्छंदतावादी आधार प्रदान किया, उनमें नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी के साथ डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिन्होंने जहाँ पर विषय बदले गए, वहाँ पे इन्होंने स्वच्छंदतावादी काव्यधारा को अपनाया। देखिए जो चल रहा था ऐतिहासिक आलोचना आदि, इन सभी को इन्होंने स्वच्छंदतावादी रूप जो है प्रदान किया, जिसमें जिनके नाम मुख्य हैं, आप इनके नाम देख सकते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र का इन्होंने स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। डॉक्टर नागेंद्र का महत्व छायावाद की स्थापना के प्रारंभ से लेकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण तक रहा है। साथ ही डॉक्टर नागेंद्र की पहचान एक ऐसे रसवादी आलोचक के रूप में भी होती है जो फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, यह साहित्य के उद्देश्य को, रस को निष्पत्ति से जोड़ते हुए कहते हैं कि इसका व्यवहारिक जीवन में साधारणीकरण भले हो जाता हो, लेकिन इसका स्वरूप वैज्ञानिक ही होता है। इसलिए सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों की तुलना में वे अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। साथ ही साम्यवादी आलोचना को विकसित करते हुए वर्ग संघर्ष की तरफ भी आकर्षित होते हैं। प्रगतिवाद विचारधारा भी इन्हें महत्वपूर्ण लगती है। तो ये सभी इनकी जो देखिए आलोचना के संबंध में इनकी दृष्टिकोण क्या थी, ये सभी चीजें जो है इम्पोर्टेंट आ जाती है। लेकिन उनका मानना है कि समाज का विकास वर्गों के भीतर रहकर संभव नहीं, क्योंकि वर्गों में बटा हुआ समाज एक शुष्क समाज का द्योतक है। ऐसे में उनको व्यक्तिवादी और आत्मविश्वास से भरी हुई आलोचना कई बार सामाजिक आर्थिक छंदों में एवं युगबोध की प्रासंगिकता के संदर्भ में अप्रासंगिक दिखाई देने लगती है। तो चलिए इनकी आलोचना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम विचार कर लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र मूलतः रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक है। तो चलिए आगे इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ये महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि डॉक्टर नागेंद्र जो है मूलतः रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक है। रसवादी का अर्थ है जो साहित्य और कला की निष्पत्ति का उद्देश्य रस की निष्पत्ति और साधारणीकरण को मानता हो। तो रसवादी का अर्थात क्या हो गया कि जो रस के संबंध में जो है अपने विचार रखता हो कि क्या है, ये हो गया। ठीक है। इनकी सैद्धांतिक आलोचना का उत्कर्ष बिंदु 1964 के आसपास देखने को मिला, जब इनकी पुस्तक रस सिद्धांत का प्रकाशन हुआ था, जिसमें रस निष्पत्ति की प्रतिष्ठा करते हुए इन्होंने लिखा। तो चलिए अब यहाँ प्रश्न आता है कि रस निष्पत्ति होती क्या है। तो देखिए रस का जो आस्वाद होता है, जैसे कि अगर भरत मुनि की बात करें तो उन्होंने 8 रस बताया है, जिसमें आप कोई भी चीज़ जब आप फील करते हैं, अच्छा बुरा गुस्सा आना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है रस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इनका भी उद्देश्य यही है, इनको भी रसवादी आलोचक ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या कहा है, रस की निष्पत्ति और साधारणीकरण को महत्वपूर्ण माना है कि कोई भी चीज़ जब जब फील क्या करते हैं, उन चीज़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थापना की है। ठीक है। तो इन्होंने रस निष्पत्ति के संबंध में क्या चीज़ लिखी है कि जब तक मानवीय संवेदना की जगह काव्य में किसी अन्य रमणीय तत्व को शामिल नहीं कर लिया जाता, तब तक रसवाद एक प्रामाणिक आलोचना सिद्धांत बना रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र का रसवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना से अलग है, क्योंकि वह अनुभूति को सबसे अधिक महत्व देते हैं और आनंद को रस सृजन है का माध्यम मानते हैं। इसलिए रस की व्याख्या करते हैं वे साहित्य और कला की उत्पत्ति के लिए रस की निष्पत्ति का होना आवश्यक है और उसका साधारणीकरण भी। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है अनुभूति को भी महत्वपूर्ण माना है कि किसी भी चीज़ की देखिए रस का आस्वाद या किसी भी चीज़ को आप तब समझ सकते हैं जब उसकी अनुभूति आपको हो, जब आप फील हो। किसी के दुख में जब आप दुख प्रकट करते हैं, खुशी में खुश होते हैं, या कभी आपके भाव जो है शोक होता है, कभी दुख हो गया, कभी खुश हो गए, कभी गुस्सा हो गया, तो ये अनुभूति जो आपकी होती है, इसी को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है।
डॉक्टर नगिंदर की आलोचना पद्धति व्यक्तिवादी होने के कारण इसमें फ्रायड के मनोविज्ञान का भी प्रभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि जब कोई मनुष्य अचेतन मन में उपस्थित दमित भाव जब जीवन शक्ति से प्रेरित होकर व्यक्त होते हैं, तब साहित्य और कला का जन्म होता है। तो जब तक किसी भी जिनमें मनुष्य की व्यक्तिवादी जो स्वयं की उसकी भावनाएं हैं, उसकी फीलिंग है, जब शामिल होगी, तब जो लिखने वाला लिखता है उसका आनंद ही अलग होता है। इसका प्रभाव तुलसी और नारी, देव और उनकी कविता तथा हरे कृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी देखा जा सकता है। साथ ही कामायनी के अध्ययन की समस्याएं नामक पुस्तक में उन्होंने छायावाद की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कामायनी को मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि की तरह से व्यक्त हुई है। आगे कहते हैं कि डॉक्टर नगिंदर की सैद्धांतिक आलोचना का वास्तविक रूप छठे दशक में दिखाई देता है, जब साहित्य के मान, कविता क्या है, साहित्य और धर्म का भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका जैसे निबंध सामने आए। इसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोकमंगल रस मीमांसा होने के कारण इसको आत्मपरक साहित्य माना। डॉक्टर नगिंदर इसी को आत्मनिष्ठ आनंदवादी छायावादी कविता का आधार बिंदु मानते हैं। साथ ही वे मानते हैं कि कविता में अनुभूति का साधारणीकरण होना आवश्यक है। डॉक्टर नगिंदर नई समीक्षा आंदोलन को समझने के लिए आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अनुवाद करते हुए, तो इन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उन्होंने क्या कहा है इसके लिए, समीक्षा के लिए परंपरा का होना भी आवश्यक है। वे पश्चिम के अन्य प्रमुख सिद्धांतकार का अरस्तु और लॉन्जाइनस को ग्रंथों का भी अनुवाद करते हैं और मानते हैं कि छायावाद को के महत्व की स्थापना करने में वैश्विक साहित्य शास्त्र का भी योगदान है। तो छायावाद के संबंध में इनका जो मत आता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इन्होंने छायावाद के संबंध में कहा है, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा गया है। आगे है, साहित्य के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर नागेंद्र का मत है कि इसके लिए सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी समझा जाए। इनका व्यवहारिक समीक्षा का आरंभ 1937 में सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ की समीक्षा से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आचार्य शुक्ल ने जो छायावाद की समीक्षा की थी, उसके खंडन के प्रयास अभी तक कुछ महत्वपूर्ण होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। वे मानते हैं कि शांतिप्रिय द्विवेदी छायावाद के रस का आस्वादन तो करा सके, लेकिन स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सके। दूसरी तरफ नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में लिखते हैं कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निर्भीक और निडर होकर छायावाद को भारत में स्वीकृत और प्रतिष्ठित तो किया, लेकिन उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सके। तो ये इन्होंने छायावाद के संबंध में शांतिप्रिय द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी संबंध में मत रखे हैं। आगे कहते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद की व्याख्या एक अलग दृष्टिकोण से की, जिसमें उनका मानना था कि इसमें आध्यात्मिकता का स्थान मनोविश्लेषण ने ले लिया है तथा कथ्य का स्थान बहुलांश में सिर्फ शैली को मिलने लगा है। पंत पर लिखे डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल ने ठीक ठिकाने की पुस्तक कहकर उनकी प्रशंसा की। इनकी दूसरी पुस्तक कामायनी के अध्ययन की समस्याएं भी मनोवैज्ञानिक विवेचन के साथ पूरी गहराई के साथ जुड़ी हुई है। अपनी रीतिकाल की भूमिका में डॉक्टर नागेंद्र रीतिकाल के संदर्भ में लिखते हुए भक्तिकाल और रीतिकाल के जटिल संबंधों को स्पष्ट करते हैं। साथ ही कहते हैं रीतिकाल अपराध बोध से ग्रस्त साहित्य है। एक तरफ इसे भोगवादी श्रृंगार है तो दूसरी तरफ नैतिकता बोध जैसी द्वंद्वात्मकता भी। रीतिकाल पर उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी देव और उनकी कविता। बाद में व्यवहारिक समीक्षा के रूप में कुरुक्षेत्र और उर्वशी, इनकी दो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ। आलोचना के अंतिम दिनों में डॉक्टर नागेंद्र पश्चिम साहित्य में चिंतन से भी प्रभावित होने लगे। इसका प्रमाण काव्य बिंब, नई समीक्षा, नए संदर्भ, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य का समाजशास्त्र आदि जैसे विषयों के रूप में उभर कर आया। यद्यपि विषयों का चिंतन उनके अपने व्यक्तिगत चिंतन से मेल नहीं खाता था, लेकिन इसके माध्यम से वे पश्चिम के सिद्धांतकारों के मर्म को समझने में सफल हुए और जहां आवश्यकता पड़ी उसका उपयोग वे भारतीय संदर्भ में भी करने से नहीं चूके।
समकालीन साहित्य पर भी उन्होंने खूब लिखा। नई कविता, नई समीक्षा जैसे नए विषय उठाकर के भी उन्होंने हिंदी आलोचना की दृष्टि को समृद्ध करने का काम किया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी आलोचना के उन आधार स्तंभों में से एक थे जिन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता, अनुशासन से न सिर्फ हिंदी आलोचना को समृद्ध किया, अपितु कई ऐसी सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षाओं को जन्म दिया जिसमें भारतीय तथा पश्चिमी दर्शनों का प्रभाव सामंजस्यपूर्ण दिखाई देता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पूर्वाग्रहों से मुक्त है। वे किसी एक विशिष्टवाद के पक्षपाती नहीं है। उनकी आलोचना में विभिन्न वादों एवं सिद्धांतों का संतुलित एवं समन्वित रूप प्राप्त होता है। यही संतुलन एवं समन्वय उनको हिंदी का मूर्धन्य आलोचक बना देता है। तो यहाँ आप जो याद करेंगे, देखिए परीक्षा में इनका जो दृष्टिकोण पूछा जाता है, देखिए इनके जो कथन हो गए वो देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ मैंने बता दिया कि रसवादी, व्यक्तिवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये चीज़ पूछी जाती है। उनके संबंध में, उनकी पुस्तकों के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से उन्होंने क्या ग्रहण किया, ये सभी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी है। इसके अलावा जो यहाँ से प्रश्न आता है कि छायावाद के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, ये भी आपने इसमें देखा। बाकी जो कथन आता है वो यही है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो ये कुछ इनके संबंध में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण थे। आलोचना के संबंध में उन्होंने क्या विचार रखे, कहाँ से कौन सी पुस्तक लिखी, किस प्रकार की उन्होंने आलोचनाएं इन पुस्तकों के संबंध में दी है, इन सभी का विवरण आज के वीडियो में आपने देखा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।